कि बेटी की थी चाह पुरानी, मिली है मुझको अधेड़ उम्र में बूढ़ी सी बिटिया रानी। मिली। स्वयं को जीते जी ना मारो, लेकिन खुशियां हैं उनको संभालो और संवारो। जनकृत कर दो तार हृदय के, मन माझी बन जाएगा। वह सूरज की चमक सुनहरी, वह बगिया की फुलवारी है। चूल्हे चौके से भी आगे, आसमां को है नापती। सीमा पर हूँ कार भरती, बनाती अपना राष्ट्र महान। दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल कविवाणी। एक तरफ हम जहां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए नारी सशक्तिकरण पर चर्चा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फागुन की जो हवाएं हैं उसमें अबीर घुलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन रंगों की जो एक महिला अपने हर किरदार में भरती है। आज हम सिर्फ उपलब्धियों के आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उन सपनों की जिन्हें एक स्त्री अक्सरहां अपने घर के दहलीज पर जिम्मेदारियों के तहों में समेट कर रख देती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बरसों तक अपने कलम को विराम दिया ताकि वह अपने परिवार, अपने समाज की कहानी को लिख सकें। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर कभी मरता नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो स्वागत कीजिए अग्रवाल समाज की सक्रिय स्तंभ, पूर्व मास्टर ट्रेनर और बेहद ऊर्जावान कवित्री श्रीमती गायत्री गुप्ता जी का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कविवाणी पर। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश भाई साहब। सच कहूँ तो आज मैं बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद, बहुत एक अरसे के बाद मैं अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से मिल रही हूँ। और सच कहूँ तो मतलब खुशी भी है, लेकिन अंदर ही अंदर एक मतलब नर्वसनेस जिसे अपन कह सकते हैं कि हो जाता है। मैडम, एक लंबा अरसा निकल गया है आपको साहित्य से दूर होते हुए। क्या ये शौक कहीं खो गया था या फिर आपने जानबूझकर अपने आप को साहित्य से दूर रखा था? नहीं नहीं, कुछ शौक ऐसे होते हैं जो अपनी रूह से जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जो शब्द अपनी आत्मा से निकलते हैं, जो उद्गार होते हैं, वो कभी मतलब खोते नहीं है। हाँ, कभी किन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से, किसी वजह से वो उनको थोड़ा सा विराम दे दिया जाता है। ठीक यही विराम मेरे साथ हुआ कि मुझे मतलब अपनी कविताओं को, अपने साहित्य, अपने लेखन, कहानी लेखन, इन सब को थोड़ा सा विराम देना पड़ा। क्योंकि शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, बिल्कुल, इन सभी को देखना जरूरी था। ये सब दायित्व जरूरी थे, क्योंकि लेखन अपनी जगह है और परिवार को मजना, परिवार को मांझना और परिवार के साथ, परिवार को लिखना, वो अपनी जगह है। ये नारी से अच्छा मतलब कोई तो मैंने मतलब कलम छोड़ करके और अपनी आत्मा से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से अपने परिवार को गढ़ा, अपने परिवार को लिखा। बहुत काबिल तारीफ है मैडम। और आपके बातों में जो ठहराव है वह शायद उस दौर का असर है जब आप आकाशवाणी में काम किया करती थी। आकाशवाणी में मैं जुड़ी थी कविताओं के द्वारा। मैं उस समय कविताएं, लेख लिखा करती थी। तो अखबार में भी उस समय मतलब एक दो कविताएं छपी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस समय में। लेकिन कभी वहाँ काव्य पाठ होता था, तो एक भैया ने मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे अपनी कविताएं भेजो। वो कविताएं जब मैंने वहाँ दी तो वहाँ से मुझे बुलावा है कि आप आ जाओ। अच्छा। यहाँ पे अपनी कविता सुनाओ। यहाँ पे मतलब सभी तरह के कवि हैं, जो न्यू हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी, आप आइए। तो गए वहाँ पे, कविता वगैरह सुनाई। फिर धीरे धीरे वहाँ पर कोई वैकेंसी निकली तो हमने उसमें डाल दिया नाम। तो उनको लगा कि हाँ भाई, जब कविता पाठ किया है तो यहाँ पे बोल भी देगी। अच्छा। तो फिर आकाशवाणी का सफ़र वहाँ शुरू हुआ। वहाँ पे कार्यक्रम होते थे, महिला जगत और सहेलियारी संगत। तो वो कार्यक्रम हम देते थे। और महिला जगत कार्यक्रम जो होता था वो लाइव होता था। भाई हम बैठे हैं और हम जो बोल रहे हैं डायरेक्ट आप सुन रहे हैं। अच्छा। और ऐसे ही सहेलियारी संगत जो कार्यक्रम था वो हम डब करते थे। और फिर उसको मतलब हर गुरुवार को वो एयर पे जाता था और सब लोग उसे सुनते थे। तो वो मेवाड़ी में होता था सहेलियारी संगत, और महिला जगत हिंदी में हुआ करता था। लेकिन वो जो समय था उसमें भी मेरी लेखनी में मतलब बहुत निखार आया, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें लिखी जाती थी। कभी आप उसमें कुछ टिप्स दे रहे हैं,
कभी आप है ना किसी व्यक्ति से मिलवा रहे हैं तो आप उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है, वो सब उसको पूरा उस सबको हम स्क्रिप्ट बनाते थे, लिखते थे। मैंने आकाशवाणी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ ऐसी अहम भूमिका आकाशवाणी ने मेरे जीवन में निभाई कि मैं साहित्य के रास्ते पर बहुत अच्छे से चल पाई। वो बात अलग है कि आगे जाकर के मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। ये नदियाँ तूफानी थी, बहती गई, लेकिन एक जगह ऐसा आया, एक बड़ा सा पत्थर, वहाँ ठहराव लिया, लेकिन रास्ता मैंने बना लिया, जैसे आज मैं आपसे मिली हूँ। आपने विजय स्तंभ के शिखर से जैसे कॉलम लिखे जी, साथ ही SIERT में शिक्षकों के ट्रेनर रहे, इतना सब कुछ करने के बाद अचानक सबसे अलग हो जाना, ये कैसा महसूस होता है? ये इतना आसान तो नहीं था। विजय स्तंभ के शिखर जो कि चित्तौड़गढ़ में ही एक लोकल पत्रिका हुआ करती थी, उसमें कॉलम होता था विजय स्तंभ के शिखर से। तो वहाँ पर मैं अपने कुछ मतलब जिसे अपन कह सकते हैं कि रिसेंट जो भी समस्याएं चल रही हैं और समकालीन जो चीज़ें होती थी उन सभी के ऊपर मैं अपना लेख लिखती थी। तो वो कभी साप्ताहिक और कभी पाक्षिक ऐसे वो छपा करता था। SIERT में मैं मास्टर ट्रेनर थी, तो वहाँ पे भी आदिवासी इलाके जो थे, वहाँ जो शिक्षक पढ़ाया करते थे उनको हम मतलब शिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह से आप अपने ही इलाके के आदिवासी जो बच्चे हैं उनको किस तरह से आप ट्रेन करें। एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा सा रुक जाना पड़ता है, और मुझे भी रुक जाना पड़ा। तो अच्छा तो नहीं लगा कुछ, लेकिन जहाँ वही वाली बात आ जाती है कि जहाँ जिम्मेदारियां होती हैं वहाँ पर जिम्मेदारी ही अच्छी लगनी होती है। दूसरे के पन्नों को भरने के लिए आपने अपने डायरी के पन्ने को कोरे रख लिया? मैंने अपने डायरी के पन्नों को वास्तव में मतलब कोरे रख दिया कि परिवार की डायरी, परिवार की किताब मुझे वो लिखनी है। हाँ, कभी कभार जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी डायरी, पुराने मतलब कॉपियाँ, ये सब कभी कभी हाथ में सफाई के दौरान हाथ में आ जाती, तो उन्हें देखती, अरे मैंने ये भी लिखा था, अरे मैंने वो भी लिखा था, याद आती होगी। तो उन कॉपी किताबों पे हालांकि धूल तो नहीं जमने दी, लेकिन लेखनी पे तो धूल उस समय जमी गई थी। एक विराम सा लग गया था, विराम सा लग गया था। एक्चुअली झाजी पहले कॉलेज के दिनों में भी मैं मतलब विद्यालय समय से ही मैं काफ़ी सक्रिय रही थी। तो वहाँ पे मतलब जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक प्रोग्राम हुआ करते थे उनमें हिस्सा लेना, कविता पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें करती रहती थी। फिर जब कॉलेज आए तो कॉलेज में भी खेल कूद, साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, उनमें हिस्सा लेते थे। जब बीएड में गए, उससे पहले कॉलेज के बाद बीएड, तो बीएड में जाने के बाद भी हालांकि मेरा भीलवाड़ा कॉलेज था, बीएड कॉलेज, तो वहाँ पे खेल मंत्री बनी थी। और खेल मंत्री बनने के बावजूद भी साहित्य में मेरी रुचि रही वहाँ पर, और साहित्यिक गतिविधियों में मैं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करती थी। वहाँ से हटे तो कई सारे बच्चे, ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं, तो ग्रामीण परिवेश में जैसे ही मैं आती हूँ तो वहाँ पे उनको सबको लगता था कि गायत्री दीदी आ गई, गायत्री दीदी आ गई करके। तो उन बच्चों को सारी चीज़ें सिखाना, बताना, पढ़ाना, तो वो सब चलता रहता था उस समय। लेकिन एक समय के बाद वो छूटा, और छूटना ही था। शहर छूटा, जगह छूटी, और फिर कई सारे शौक छूटे, और कई सारे शौक छोड़ने के साथ ही हमने अपने जीवन का नवनिर्माण किया, जिसे हम अपना परिवार, अपना समाज, ये सब बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आप अग्रवाल समाज एकता अभियान की सक्रिय सदस्य रही हैं जी। वंशावली निर्माण से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपका नेतृत्व बना रहता है। क्या परिवार और समाज में अपना योगदान देने के लिए आपने अपने कलम को दबाया या फिर अपना नजरिया बदला? जिम्मेदारी तो थी, हम इसको मानेंगे कि हाँ जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ जब एक समय आता है तब लगता है कि मतलब हमने जो कुछ पीछे छोड़ा है हम उसको अपने साथ में लेके चलें। बहुत कुछ चीज़ें जो साथ में ली जा सकती है। अग्रवाल समाज एकता अभियान है, ये ऑनलाइन कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो ये ऑनलाइन में जुड़ी हूँ। यहाँ पे हमारे एक अंकल हैं, उनके द्वारा मैं जुड़ी, और जुड़ने के साथ ही ये हुआ कि मैं वहाँ के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने लगी। जो वहाँ पे भजन संध्या होती है, कभी सावन महोत्सव वगैरह हुआ, अभी फाग महोत्सव होने वाला है। अच्छा। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होते हैं, और कई सारे बच्चों को लेकर के भी कई सारे मतलब प्रोग्राम होते हैं, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता है,
इस तरह से, और निबंध प्रतियोगिता है, ये सारी प्रतियोगिताएं होती थी। पहले मैं मतलब इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा थी। अच्छा। अब उससे थोड़ा सा एक पायदान ऊपर चढ़ी हूँ। अब मैं उन प्रतियोगिताओं को करवाती हूँ साथ में, और उसमें मतलब भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं ये कार्य करती हूँ, तो इसमें है कि जिम्मेदारियों के साथ ही मैं ये कार्य करती हूँ। एक समय मतलब सबका समय हम मैच कर लेते हैं कि भाई जो भी मेरी तरह और भी लेडीज इसमें जुड़ी हुई हैं, नमिता मंगल जी जो हमारे साथ हैं, तो वो भी जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग ये मतलब अपना समय डिसाइड कर लेते हैं कि किस समय आप फ्री हैं, किस समय मैं फ्री हूँ, और उसी समय हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ हम इस प्रोग्राम को मतलब नया रास्ता अपनाते हैं, और है ना अपने अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और इस अभियान के द्वारा मैं कई सारे लोगों से जो हमारे अपने समाज के हैं और समाज के न होकर के भी अपने मतलब उन लोगों से मैं सबसे जुड़ी हूँ। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि मेरा परिवार मेरी ताकत रहा है, और समाज के साथ साथ मुझे यह एहसास हुआ कि मतलब हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और जब तक परिवार हमारा साथ देता है तो संस्कृति अपने आप हमसे जुड़ी हुई रहती है। तो परिवार ने मेरा हमेशा साथ दिया, और एक कलाकार के तौर पर और निजी अभिव्यक्ति के रूप में जहाँ मुझे कभी एकांत चाहिए था तो कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन नहीं मिलता तब भी परिवार के लिए, और मिलता तो परिवार ने मुझे दिया। बस यही चीजें चलती रही। मैडम, वो कौन सा पल था जब आपको ऐसा लगा कि अब इंतजार का जो समय है वो खत्म हो गया है, अब हमको आगे आकर के काम करना है? ऐसा होता है कि मतलब कई सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम अपनी अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ इकट्ठा करके रखते हैं और सहेज के रखते हैं। हाँ, कभी समय मिला तो देखेंगे। जिम्मेदारियां जब अपने ऊपर होती तो हम क्या करते हैं, उस बक्से को, उस कार्टून को, उस थैले को हम उसको बिल्कुल साइड में रख देते हैं। हाँ, सामने आती है उसको देखते हैं, फिर साइड में रख देते हैं। हाँ, बाद में आज आराम से पढ़ेंगे। एक दिन पुराना संदूक ऐसे सामने आया, उसको खोल ही दिया कि हाँ आज खोलूं कल खोलूं, लेकिन एक दिन लगा कि खोल ही देते, देखे तो सही आखिर क्या किया था, क्या लिखा था, क्या सोचा था। तो उसको खोला, और खोला तो उसमें कॉलेज के दिनों की, उससे पहले स्कूल के दिनों की डायरी मिली, और उसके पीले पन्ने पड़े हुए। स्वाभाविक है कि पुराने बरसों पुरानी कविताएं, कॉपियां, डायरियां, उनके पन्ने पीले हो जाते हैं, स्याही छक जाती है, आर पार होने लगती है, शब्द पूरे ढंग से दिखाई देते नहीं हैं। यही चीजें हो रही थी। तो जैसे ऐसा लगा जैसे मेरे कोई पुराना दोस्त, मेरी पुरानी सखी, जो कि मेरी डायरियां हैं, जो कि मेरी कॉपियां हैं, जो मेरी लेखनी है, वो सब मुझे उल्हाना दे रही थी कि ये क्या किया तूने, कहाँ रुक गई, क्यों नहीं चली आगे। तो जैसे मतलब हम आपस में मतलब संवाद कर रहे हो, मेरी डायरिया, मेरी कॉपी और मैं, हम संवाद कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, बस अब हो गया समय, अब मैं फिर से शुरू हो जाऊंगी। सबसे पहले आपकी जो पहली कविता है वो थोड़ा सुनना चाहेंगे। पहली कविता, इस पे भी एक मतलब एक कहानी सी निर्मित हो गई थी। उस समय की बात है जब हम बहुत छोटे थे, और वो वास्तव में मेरी एक कविता थी, ये मुझे नहीं पता था। ये मेरी जब हम बड़े हुए तो दीदी से कभी हमारी बात होती थी, मेरी सिस्टर है बड़ी, उनसे बात होती थी, तो वो मुझे बताती थी कि तू जब छोटी थी तो ऐसे बोला करती थी, कुछ की कुछ पंक्तियाँ बोला करती थी। तो मैंने कहा आप बताओ कौन सी पंक्तियाँ हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तूने ये बोला था। तो मैं बताती हूँ कि हम मतलब गांव में रहते थे, और एक जिसे गांव में कई सारे घर होते थे, और घर में ही मतलब अपने अपने घर के सामने पशु बांध दिए जाते थे। तो ऐसा ही वहाँ का सिस्टम था। तो एक थाली में 4 बर्तन होंगे, तो वो 4 बर्तन बचते हैं, ठीक वही कंडीशन वहाँ पे भी थी। तो आपस में कभी भी घर परिवार में, एक मोहल्ला गवाड़ी थी, तो गवाड़ी में कभी लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। तो उनको देख करके मैंने कभी बोला था कि ऐसे मतलब पहली जो रचना थी 2 लाइनें 3 लाइनें जो बनी थी, तो मैंने बोला था कि वहाँ पे मतलब राजस्थानी भाषा थी, और हम छोटे थे तो राजस्थानी भाषा बोलते थे। तो मैंने कहा कि अठे बाजे रोज कढ़ाया, अठे बाजे रोज कढ़ाया, अठे वेवे रोज लड़ाया, आँख्या देखो यहाँ की,
जैसे रोवे बड़द और गाया, कहने का मतलब वो ये था कि वहाँ पे ना मतलब बैल और गाय बंधे हुए रहते थे। हाँ। तो हम कभी देखते हैं कि उनकी आंखों से थोड़ा आंसू जैसा निकला हुआ देखता लगता था। बच्चे थे, हम नहीं समझते थे कि वो अनायास ही निकलते होंगे। लेकिन हमने सोचा था यहाँ लड़ाइयाँ होती इसलिए पशु भी रोते हैं। तो ये वाली पंक्ति जब दीदी ने बताया कि तू ऐसे बोलती थी, तो फिर वो बाद में मैंने उसको नोट डाउन किया कि हाँ, मेरी पहली कविता ये थी कि अठे बाजे रोज कड़ाया, अठे वेवे रोज लड़ाया, और आँखिया देखो यहाँ की किनकी, जानवर जो बंधे रहते थे उनके बाहर, तो आँखिया देखो यहाँ की, जैसे यहाँ रोवे बड़द और गाया। तो ये मेरी पहली कविता थी साहब। और पहले जब हम पढ़ते थे तो उस समय होता था पक्की पहली, कच्ची पहली, पक्की पहली, है ना। जैसे नर्सरी को एलकेजी को कच्ची पहली बोलते हैं यहाँ पर। तो कच्ची पहली, पक्की पहली, फिर पहली, फिर दूसरी, ऐसे में हम जाते थे। तो उस समय हम मतलब पढ़ाई करते थे। तो पक्की पहली में आए थे, स्कूल जाते थे, बस्ता टंगा हुआ, और हमें हमेशा डर रहता था क्योंकि मैं गणित में कमजोर थी। मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड थी सहेली थी, वो भी बहुत गणित में कमजोर थी, और हमारे साथ हमारी क्लास में एक बंदा था बहुत अच्छा गणित में। हम सोचते थे आज उसको क्या दें तो वो हमको गणित का सवाल बता दे। तो सभी, वो बहुत होशियार था, सभी उसको देते थे। कभी कोई मतलब स्लेट पे लिखने वाली पेंसिल देता था, कभी कोई इमली, या कभी कोई मीठी गोली, जो छोटी छोटी गोलियां पहले आया करती थी, 5 पैसे की, 2, 4, 10 पैसे की, तो वो उसको मतलब बच्चे को जाके दे दिया करते थे। तो हम सोचते थे आज क्या देंगे, आज क्या देंगे, क्योंकि हमें सवाल करना है। और आपको पता ही है कि लड़कियों का थोड़ा रहता ही है कि हर चीज़ लिमिट की, और चलना बोलना प्रतिबंध रहता ही है। और आप उस समय की बात कर रहे हैं। तो हमें टिफिन मिलता, लिमिट का मिलता, हमें ही खाना था। दूर जाते थे, दूर से आते थे कि और भी जो बच्चे थे वो सभी बच्चे, छोटे बड़े वो बच्चे थे, तो वो क्या अलग अलग चीजें लेकर आते थे। कोई बेर लाता, कोई टीमरू एक फल हुआ करता था, अभी भी होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है वो। बिल्कुल। टीमरू, कोई गन्ना लेके आता, और कोई इमलियाँ लेके जाते। मतलब बहुत माथा फोड़ी होती थी कि मतलब चीज बचाओ या अपनी, मतलब फिर वो इमली वगैरह, हम अधिकतर उसको इमली वगैरह या भाटा पेंसिल होती थी जो स्लेट पे लिखते थे, हम अक्सर वो देते थे। अब आज भाटा पेंसिल बड़ी मिली है, इतनी जल्दी छोटी कैसे हो गई, अब इसका जवाब दो। या फिर शाम को इमलियाँ तोड़ने जाओ तो हमें बड़ा डर लगता था कि बहुत दूर जा कर के एक पेड़ था इमली का, और बहुत बड़ा तना उसका, तो हमें बड़ा डर लगता था। लोग बागों ने डरा रखा था कि यहाँ भूत रहता है। हमें डर लगा कि भाई इस तरह से कैसे क्या होगा, और ये चीज़ें भूतिया पेड़ है, अंधेरे में जाना, डर लगना, और किसी को बता के नहीं जाना कि भाई जा कहाँ रही हो। हम तो बोलते थे खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम जाते उधर थे इमली लेने। क्यों? क्योंकि कल हमें सवाल पूछना है ना। तो सवाल पूछना है और सवाल के बदले हमें कुछ देना है। लड़के को ये सारी चीज़ें सब लोग दिया करते थे, जो पहले जाता। ये भी जो आजकल घूसखोरी चलती है ना, बस तो यही हम उसको घूस देते थे। तो रोज की इन चीज़ों से हम मतलब बहुत अधिक परेशान हो गए। तो अंत में हमने सोचा कि ऐसा क्यों करें अपन कि जितना समय हम इमली लेने में, जाने में, तोड़ने में, और डर और बहाना बनाने में, और डर ये कि ना भूत आ जाएगा, है ना, तो हमको खा जाएगा, हमको पकड़ लेगा, इन सब चीज़ों के डर से अलग हम क्यों ना सीख ही लें। बिल्कुल। तो उस समय फिर है ना, जब हम मतलब हमने सवाल सीखना शुरू कर दिया उस समय कि नहीं, जैसे वो पहले हासिल वाली जोड़ बोलते हैं, ऐसे ही हासिल वाली बाकी हुआ करती थी, ऐसे ही ये अपने गुणा भाग, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन सभी चीज़ों को सीखने के अर्थ में मतलब हमने सोचा कि अब अपन सीख ही लेते हैं, और रोज रोज इन चीज़ों को साथ में नहीं रखना, डर को साथ में नहीं रखना। तो हमने सीखना शुरू किया। अब वो लड़का था बहुत दुबला पतला, और हम उसको जैसे कई बार बोलते थे, एक कहावत होती है, उस समय बोलते थे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। तो हम उसको चिढ़ाते नहीं थे, क्योंकि हम अगर चिढ़ाएंगे तो सवाल नहीं बताएगा। लेकिन जब से हमने वो सवाल सीखना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हमने उसको चिढ़ाना शुरू किया। तो जो इमली देते, जैसे हम कभी इमली देते तो सभी चिढ़ाने लगे, क्योंकि सबके मन में वो भावना आ गई कि क्यों ना हम मतलब खुद ही सीख लें। और टीचर हम पे पूरी तरह से फोकस था उनका, वो सब देखते थे। तो हमने यही बोला कि वो जैसे बोलता है क्यों भाई आज सवाल नहीं सीखने, तो हम बोलते थे कि मैं भी सीख लिया रे पांगलिया। उसको दुबले पतले लड़के को, लड़के या लड़की उसको होते पांगलिया या पांगली, है ना, बिल्कुल दुबला पतला। तो हम उसको बोलते थे कि मैं भी सीख लिया रे पांगलिया, क्यों लावा और क्यों खिलावा थने आम लिया, इमली के लिए घना ही खिलाया थने,
घणे खिलाया थने हाटा, हाटा मतलब गन्ना, कि क्यों खिलावा थने हाटा, अबे तो माने भी आ गया थने पड़ेगा घड़ा जोर का चक्का। ये सब उस समय की बातें हैं, पर ये हमें पता नहीं था ये कविता है कि मैं भी सीख लिया रे पांगलिया, मतलब गुणा भाग जोड़ बाकी। हम गणित हम भी सीख गए तो हम बोलते थे मैं भी सीख लिया रे पांगलिया, क्यों लावा थने और क्यों खिलावा थने रोज आमलिया, क्यों लावा घना खिलाया रे थने साटा, मतलब हाटा या साटा बोलते हैं कि घना खिलाया तने हाटा, क्यों खिलावा बे तने घड़ा खिलाया हाटा। और आज सगला मिलन, मतलब सब जने सब बच्चे मिलके आज सब जना सगला मिलन थने अबे गुणा भाग जोड़ बाकी में बांटा। मतलब तूने चीजों में हमको बांट दिया, ये लाएगा इसको ये दूंगा, ये वो लाएगा इसको पहले। तो इस तरह से हमने वो दोहा बनाया। फिर साथ में ये भी था कि नहीं खिलावा रोज रोज टीमरू और बोर, कोई टीमरू लाता था कोई बोर लाता था, जिसकी जैसी गुंजाइश वो वैसे लेके आता था उस बच्चे के लिए। तो नहीं खिलावा थने रोज रोज टीमरू और बोर, मैं मिनक हाँ यूं नहीं यहाँ ढांडा ढोर, मतलब वो हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, हम भी समझते हैं कि तू हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। मैडम अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है और इससे पहले भी अपन जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं, तो नारी के विभिन्न रूप से संबंधित जो आपकी रचनाएं हैं वो थोड़ा हम चाहेंगे जो हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, नारी पर आधारित आपको पता ही है, नारी शक्ति, शिव शक्ति, सिया राम, राधा कृष्ण सब जगह है। तो नारी जो है उसको उनका नाम पहले ही लिया जाता है, तो वो अपने आप में एक पूरी शक्ति ही है, जिससे पहले कभी दबा दिया गया था, अब थोड़ा ऊपर उठी है और उठने लगी है, तो वो एक शक्ति के रूप में आई ही है। तो मैं एक अपनी बहुत पुरानी कविता जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, और उस समय क्वेश्चन पेपर में मैंने एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर था कि मतलब वीर के रूप में आपको लिखना है, वीरांगना के लिए लिखना है। बिल्कुल। तो उस समय हाथों हाथ वो रचना हुई और वो रचना मेरी आज तक मेरे साथ है। अच्छा। तो वो मैं आपको, वो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है, दिल के पास है वो। इस जहाँ एक गुलशन में फूल बनकर खिल तो गए हैं, इस जहाँ एक गुलशन में फूल बनकर खिल तो गए हैं, जो वक्त आए मुसीबत का तो मशाल बनकर जल भी सकते हैं, तो मशाल बनकर जल भी सकते हैं। जहाँ के नापाक दिल ये कब समझेंगे, अंधेरा नहीं देश में सवेरा होगा। जहाँ के नापाक दिल ये कब समझेंगे, अंधेरा नहीं देश में सवेरा होगा। और जब ये मशाल धधक उठेगी तो उजाला पाने के लिए अंधेरा भी कम होगा, ये मेरी पहली कविता थी। लाजवाब। वर्तमान में कुछ ऐसी रचना जो आपने की हो? कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले मैंने एक कविता लिखी थी, नारी जो अग्निशिखा के रूप में है। वह अग्निशिखा है नारी के लिए कि वह अग्निशिखा है, वह केवल कोमल कली नहीं, धधकती हुई चिंगारी है। अन्यायों के गहन अंधियारों में वह सूरज सी चिलकारी है। वह चूल्हे की सिमटी राख नहीं, वह दुनिया की त्यजित कोई खाक नहीं। धधकती हुई ज्वालामुखी की गर्जना है, संघर्षों के कंटीले पथ पर उसका हर कदम विजयी अर्चना है। नारी केवल कोमल कली नहीं है, वह धधकती हुई चिंगारी है। जिसने हर आंसू अपना मोती बना लिया, इतिहासों का इतिहास लिख दिया और लिखा दिया। वह खेतों की हरियाली बन अन्नपूर्णा सी लहराती है। वह केवल कोमल कली नहीं, वह धधकती हुई चिंगारी है। सीमा पर अदम्य साहस बनकर वह शक्ति दुर्गा कहलाती है। ज्ञान की अखंड ज्योत बनकर वह हर तम को हर जाती है। वह सूरज की चमक सुनहरी, वह बगिया की फुलवारी है। बंधन जो अगर बेड़ी बन जाए, झटक असी द्वार तलवारी है। वह केवल कोमल कली नहीं, वह धधकती हुई चिंगारी है। हाँ, वह अग्निशिखा है। अपमानों की ज्वलंत
अपमानों की ज्वलंत आंधियों में अप्रतिम स्वाभिमान अडिग बन जाती है। वह प्रश्न बने तो क्रांति जन्मे, वह प्रश्न बने तो क्रांति जन्मे, जो उत्तर हो तो शांति समाधान बन जाती है। वह कोमल काया, न माया है ना ही साया, न खोया है ना ही पाया, न लाया और ना ही वह जाया है। वह आशा है, बना सकता नहीं कोई उसका तमाशा। वह अपने स्वप्नों की स्वामिनी, वह स्वयं ही है अपनी भाषा। वह केवल कोमल कली नहीं है, वह धधकती हुई चिंगारी है। इसी क्रम में मैंने अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले ही एक रचना लिखी थी। आसपास में कुछ चीज़ें घटित होती रहती है, उनको देखते हैं, देखने के बाद में कुछ लगता है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। बिल्कुल, कभी कभी का काम ही है जी। तो फिर मन में कुछ उद्गार उठते हैं, शब्द पिरो दिया जाता है, एक माला बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कविता गीत के बिल्कुल रूप में सामने आ वही जाती है। हृदय का उद्गार ही कलम पे निकलते हैं। तो ये नारी रणरागिनी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो तलवार भी उठा लेगी, युद्ध भी कर लेगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो शब्दों की सरगम भी बना देगी, जैसे वो लोरी गाती है। बिल्कुल, है ना। नारी है रणभेरी, नारी रणरागिनी, अन्यायों के कुत्सित जग में न्याय स्वरूपा है जग स्वामिनी। अन्यायों के कुत्सित जग में न्याय स्वरूपा है जग स्वामिनी। नारी है रणभेरी, नारी रणरागिनी। अन्यायों से जब धरती कांपे, अन्यायों से जब धरती कांपे, नभ में छाए अंधियारा, नभ में छाए अंधियारा, तब उठती है शक्ति प्रखर बन, नारी ज्योति बन उजियारा। तब उठती है शक्ति प्रखर बन, नारी ज्योति बन उजियारा। ममता में गंगा जल सी, ममता में गंगा जल सी, साहस में ज्वाला धधकानी। करुणा भी है, क्रांति भी है, वह भारत की महारानी भी है। बिल्कुल। बंधन तोड़ा रूढ़ियां झकझोरे, सत्य पताका थाम खड़ी जो। बंधन तोड़ रूढ़ियां झकझोरे, सत्य पताका थाम खड़ी जो। वह तपस्वनी जीजा दुर्गा, वह जयवंता बाई है। वह तपस्वनी जीजा दुर्गा, वह जयवंता बाई है। वह पद्मनी, वह हाड़ी मीरा, वह लक्ष्मी बाई है। तोड़ती बंधनों को रूढ़ियां झकझोरती, तोड़ती बंधनों को रूढ़ियां झकझोरती, सत्य पताका थाम खड़ी जो। विजयी रंगों से नया युग युगांतर पूरती। चूल्हे चौके से भी आगे आसमां को है नापती, चूल्हे चौके से भी आगे आसमां को है नापती। सीमा पर हुंकार भरती, बनाती अपना राष्ट्र महान, बनाती अपना राष्ट्र महान। नारी है रणभेरी, नारी रणरागिनी, अन्यायों के कुत्सित जग में न्याय स्वरूपा है जग स्वामिनी। संघर्षों की तपती भट्टी में, संघर्षों की तपती भट्टी में कुंदन सी जो निखरी है, वह विष पीड़ा पीकर ली उसने अडिग खड़ी, वह कभी नहीं बिखरी है। हर विष पीड़ा पीकर भी उठी है वह अडिग खड़ी, वह कभी नहीं बिखरी है। जब जब दानव ने दर्प दिखाया, जब जब दानव ने दर्प दिखाया, बढ़ा जो अत्याचार, नारी बनी रणचंडी। गाती रणरागिनी और करती अन्यायों का संहार, वह दुर्गा गौरी भी, वह लक्ष्मी भी, वह शक्ति सरस्वती स्वरूपा। उसमें शक्ति सूरज सी, नहीं कोई उसका प्रतिरूप। आज दिवस है वंदन का, आज दिवस है वंदन का, पर हर दिन होता इसका मान, पर हर दिन होता इसका मान। इसके साहस से ही सजता, इसके साहस से ही सजता है परिवार, समाज, राष्ट्र और ये इंसान महान। नारी है रणरागिनी, नारी है रणभेरी, नारी रणरागिनी, अन्यायों के कुत्सित जग में न्याय स्वरूपा है जग स्वामिनी। वाह वाह, ये कविता लाजवाब लाजवाब। शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक की जो बातें सामने आ रही है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है आप हमेशा ही एक संयुक्त परिवार में ही रहे हैं, और जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहाँ एक बुजुर्ग घर में अवश्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि आपके साथ आपकी दादी जी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनको देख करके भी कोई हृदय का उद्गार बाहर निकला हो जो आपने कोई रचना की? जी बिल्कुल बिल्कुल। दादी तो खुद अपने आप में प्रेरणा पुंज है। अच्छा। वो अपने आप में ही ऐसी प्रेरणा है कि उनसे जो भी मिलेगा वो प्रेरित होके ही जाता है। अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व रही हैं अपने जीवन में, तब से लगाकर अब तक। तो मुझे मतलब बहुत खुशी है
कि मुझे ये परिवार मिला, संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, तो उसमें दादी का वर्चस्व बहुत अधिक है और दादी ही हमारे लिए सब कुछ है। गार्जियन है। हाँ, वो हमारे लिए ईश्वर तुल्य है। हम परिवार में जितने भी सदस्य हैं हमारे सबके लिए वो ईश्वर तुल्य रही हैं और हैं आज भी। तो उनके लिए मैंने, अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं, उनसे चला फिरा जाता नहीं है। कभी बोलते हैं कि दादी कभी उनकी बच्चों की सेवा करती है और एक समय आता है तब बच्चे उनकी सेवा करते हैं। तो और फिर सेवा करते करते एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वही बूढ़ी माँ दादी एक बच्ची बन जाती है। बिल्कुल। और यही कुछ शब्द मैंने अपनी कविता में पिरोए हैं, तो प्रस्तुत है और जो मुझे मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ लिखा। और मुझे सबसे ज़्यादा लिखना तो अलग चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद है कि मुझे वो मिली और उनका मिलना, इस परिवार का मिलना मेरे लिए ये परिवार एक आदर्श के रूप में भी है। तो उन पर मैंने कविता लिखी। बिल्कुल स्वागत। दादी के लिए कि दादी अनुभवों की खान मिली, सपनों का अरमान मिली, जीवन की पहचान मिली। हाँ, थोड़ी पेबंद सिली। हाँ, उम्र का पेबंद है उन पर क्योंकि ज़्यादा बूढ़ी हैं। उनकी हमसे नहीं, हमें ही उनकी पहचान मिली। हमने वो जीवन धन पाया जो उनके जीवन ने न गाया न गुनगुनाया। मैंने लिखा है कि मेरे हिस्से आई दादी। ऐसा होता है कि आजकल की जो उम्र है वो उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, इससे ज़्यादा बहुत कम जी पाते हैं। आज हमारे पास जो दादी है वो दादी शतक अपना पूरा करने जा रही है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें उनका साथ मिला और उनका सानिध्य मिला और उनकी सेवा करने का मौका भी मिला। हमारे लिए मतलब वो जैसे मंदिर में जाके ईश्वर की पूजा करते हैं, है ना, तो हमारे लिए यही ईश्वर तुल्य है और हमारे लिए यही मंदिर में विराजित ईश्वर है। तो हम इनकी पूजा सेवा के रूप में करते हैं। तो मेरी जो कविता है वो एक तरह से गद्य कविता का रूप और साथ में तुकबंदी भी इसमें आएगी, लेकिन मेरे दिल के करीब है ये कविता, तो मैं ये जरूर सुनाना चाहूँगी कि मेरे हिस्से आई दादी, मेरे हिस्से आई दादी, ना दीवार खींची ना ही प्यार बटा, ना दीवार खींची ना ही प्यार बटा, ना मृत्यु घटी और ना ही जीवन बढ़ा। किसने किसको कब और कैसे क्यों गुना, किसने किसको कब और कैसे क्यों गुना, किसने किसके लिए क्या क्या था बुना। था सब कुछ बहुत, था सब कुछ बहुत कुछ भी, कहा अनकहा, सुना अनसुना, अपने अपने विचारों को रिश्तों को सबने घुना और खूब धुना। धुनते हैं रुई को, ठीक वैसे ही कि अपने अपने विचारों को रिश्तों को सबने धुना और खूब धुना। ढेर हो गया कई गुना, ढेर हो गया कई गुना, किसका? एहसासों और नतीजों का ढेर। पता नहीं फिर मुझको ही क्यों चुना, पता नहीं फिर मुझको ही क्यों चुना, मुझे अपना हिस्सा बनाया या वो मेरे हिस्से आई, मुझे अपना हिस्सा बनाया या वो मेरे हिस्से आई, मेरे हिस्से दादी आई। हुआ बहुत कुछ मगर सब किस्से कहानियाँ गलतियाँ गलतफहमियाँ उड़ा ले गई पुरवाई। हुआ बहुत कुछ, सब किस्से कहानियाँ बन गई, गलतियाँ गलतफहमियाँ सब उड़ा ले गई पुरवाई, मेरे हिस्से दादी आई, मेरे हिस्से दादी आई। उम्र के पके बाल अनुभव की बत्तीसी। देखो उम्र के साथ में बाल पक गए, सफेद हो गए, दांत गिर गए, है ना, लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसके अनुभव की बत्तीसी। उनके पास जो अनुभव है वही हमारे लिए 32 दांत के समान है। कभी वो कड़क लहजे में हमसे बात किया करती थी, समझाया करती थी, तो कभी वो प्यार से भी आ जाती थी। तो उम्र के पके बाल अनुभव की बत्तीसी, मगर पिचके हुए गाल, आंखें थोड़ी धसी धसी सी, पाकर मुझको वो थोड़ा मुस्काई, पाकर मुझको वो थोड़ा मुस्काई, मेरे हिस्से दादी आई, मेरे हिस्से दादी आई। नए आंगन में पुरानी धूप सी, नए आंगन में पुरानी धूप सी, घर की देहरी पर बरसों की कहानी सी, चेहरे की झुर्रियों पर समय की संस्कृति की जीवन यात्रा,
चेहरे की झुर्रियों पर समय की, संस्कृति की, जीवन यात्रा, आज़ादी के पहले से अब तक के गीत, संस्मरणों, किस्से, कहानी, कविताओं की प्रचुर मात्रा। चेहरे की झुर्रियों पर समय की, संस्कृति की, जीवन यात्रा, ये वो दादी हैं। हर वो चीज़, हर वो बात बताई जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई। दादी ने हर वो बात बताई जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई, पर मुझे खुशी है मेरे हिस्से दादी आई। मुझे खुशी है मेरे हिस्से दादी आई। छड़ी छूट गई, चश्मे से दिखना बंद हो गया। छड़ी छूट गई, चश्मे से दिखना बंद हो गया। कभी कांपते हाथ थामती, कभी लड़खड़ाते कदमों को संभालती, आधे अधूरे शब्दों से जब बात पूरी संवारती, तब आत्मा तृप्त हो गई। तब आत्मा तृप्त हो गई। जब चेहरे पर उनके संतोषी रौनक आई, जब चेहरे पर उनके संतोषी रौनक आई, तब मुझे खुशी है कि मेरे हिस्से दादी आई। मुझे खुशी है कि मेरे हिस्से दादी आई। कि वो कहते हैं कि जब बूढ़ी दादी हो जाती है, बच्चा जब तुतलाता है, पूरी बात सही से कह नहीं पाता है, तो हम शब्द से शब्द जोड़ते हैं, उनको, उस बच्चे के इशारे को समझते हैं और फिर पूरा एक वाक्य बना लेते हैं। ठीक ऐसे ही अभी स्थिति उनकी बालपन की है, तो वो पूरी बात बोल नहीं पाती है, तो कभी थोड़ा इशारा करती हैं, कभी थोड़ा सा वो बोलती हैं, तो हम उनके शब्दों को जोड़ते हैं। कभी उनके आँखों के इशारों को समझते हैं, कभी वो अपने हाथों से कुछ इशारा करती है, तो हम पूरा एक शब्द बना लेते हैं कि अब इनको क्या चाहिए, ये क्या चाह रही हैं, ये क्या कहना चाह रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जैसे समझते हैं, सांकेतिक भाषा जैसे हम समझते हैं, तो उनको लगता है, वो तृप्त हो जाती है, हाँ मैं यही बात बोल रही थी। तो वो जीवन का विश्वविद्यालय है, वो जीवन का विश्वविद्यालय है। अनुभव उनकी डिग्रियां हैं, अनुभव उनकी डिग्रियां हैं। सीख उनकी डिग्री से कई गुना ऊंची है, सीख उनकी डिग्रियों से कई गुना ऊंची है। ऐसे लगता है कि जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लगता है कि 25 साल बाद बालक कोई 25 साल बाद बालक कोई संभाला है। वो पोता नहीं, वो पोती नहीं, वो पोता नहीं, वो पोती नहीं, ना ही वो दोहिता और दोहित्री है। बेटी की थी चाह पुरानी। मैंने अपनी बात लिखी इसमें कि बेटी की थी चाह पुरानी, मिली है मुझको अधेड़ उम्र में बूढ़ी सी बिटिया रानी। मिली है मुझको अधेड़ उम्र में बूढ़ी सी बिटिया रानी। बहुत बढ़िया मैडम, आपके शब्दों में एक गहराई है, और मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं, इस गहराई का मूल कारण यह है कि आप में अनुभवों का, आपके जो जीवन है उसमें अनुभवों का नमक भी रहा है और साथ में धैर्य की मिठास भी रही है। तो जाहिर सी बात है, इससे आवश्यक रूप से जो आपके जो उद्गार हैं वो बिल्कुल खिल के बाहर निकलेंगे। तो अभी मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि अभी बसंत का महीना है, फागुनी समय है, तो एक होली का कोई कविता या गीत अगर हो तो हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। होली पर एक कविता लिखी है गीत के रूप में। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको मैं एक प्रार्थना मैंने सरस्वती माँ के लिए लिखी है। बसंत का जो मौसम होता है, बसंत, बिल्कुल, हाँ, उसमें माँ सरस्वती की पूजा वगैरह होती है। तो परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं बच्चों के लिए, है ना। तो और परीक्षा तो हर व्यक्ति की हर क्षण जीवन में चलती है। झनकृत कर दे तार हृदय के, मन माझी बन जाएगा। झनकृत कर दे तार हृदय के, मन माझी बन जाएगा। तेरे होते माँ कोई क्यों दिशाहीन हो पाएगा। तुम ही दृष्टि, तुम ही दृष्टा, तुम विद्या का सागर हो। तुम ही दृष्टि, तुम ही दृष्टा, तुम विद्या का सागर हो। खाली गगरी लेकर आया, तुम भर दो इस गागर को। पाकर तेरा अमृत जल, पाकर तेरा अमृत जल, ये जीवन धन्य हो जाएगा। तेरे होते माँ कोई क्यों दिशाहीन हो पाएगा। मिला जो आशीष तेरा माँ, मिला जो आशीष तेरा माँ, वो वैभवशाली बन जाता है। रुपया पैसा आ गया, विद्या धन ना खो पाता है। बने मिटे धन योद्धा बहुत ही, बने मिटे धन योद्धा बहुत ही, विद्या योगी ना मिट पाएगा।
झनकृत कर दो तार हृदय के मन माझी बन जाएगा। जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ कि रंगों का त्योहार है होली। वैसे तो जीवन रंगों से भरा पूरा होता है, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं खुशी कहीं गम, और हर तरह के रंग भरे हुए हैं। सुख दुख के साथ में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक एहसासों का रंग हर कार्य में होता है। तो ये रंगों का त्योहार, और इस पे जो कविता लिखी है कि आओ मिलकर गाएं हम होली का त्योहार, आओ मिलकर गाएं हम होली का त्योहार, रंगों से भर जाए जीवन खुशियों की झनकार। लाल गुलाल उड़े गगन में पीला रंग सुहाए, बसंत का समय भी है तो वही कि लाल गुलाल उड़े गगन में पीला रंग सुहाए, हरा नीला प्रेम का संदेशा हर मन तक पहुँचाए। हंसी खुशी से गले मिले हम भूले सारे गम, छोटा बड़ा न कोई यहाँ एक समान है हम, छोटा बड़ा न कोई यहाँ एक समान है हम। ढोलक बाजे मजीरा झनके गूंजे मीठी तान, ढोलक बाजे मजीरा झनके गूंजे मीठी तान, संग संग नाचे गली मोहल्ला झूमे सारा जहान। मीठी गुजिया की खुशबू घर आंगन को महकाए, मीठी गुजिया की खुशबू घर आंगन को महकाए, रंगों भरी ये प्यारी होली सबके मन को भाए। प्रेम के रंग सबसे गहरे, प्रेम के रंग सबसे गहरे कभी न फीके पड़ते, सच्चे मन से जो भी खेले जीवन भर हैं हंसते। मिलजुल कर हम वचन लें ये कि बेर न कोई मन में पाले, हंसी खुशी से हर दिन जिए खुशियों के दीप जलाएं, खुशियों के दीप जलाएं। आओ मिलकर गाएं हम होली का त्योहार, रंगों से भर जाए जीवन खुशियों का झनकार। वाह वाह, लाजवाब मैडम, धन्यवाद साहब। और मैडम ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो अपने पारिवारिक जीवन के कारण या फिर किसी और वजह से पुनः अपने आप को पुनर्स्थापित नहीं कर पा रही होंगी जी। तो मैं चाहता हूं उनके लिए अगर कोई संदेश आप देना चाहें जो कैसे अपने जीवन में सामंजस्य बैठा के रखें, तो एक हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेगा। मैं तो ये बोलूं कि मैं तो क्या ही प्रेरणा दूं, क्योंकि मैं तो खुद लोगों से प्रेरित होती हूँ और फिर अपने आप को कभी गुनती हूँ, बुनती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ और चलती हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम अपने मतलब जीवन में कभी कई सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप पीछे छूट जाती है, छोड़ भी देते हैं, छोड़नी भी पड़ती है, छूट भी जाते हैं। तो वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, कुछ किस्मत को हम साथ में लेकर के चलते हैं, और ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे अंदर कुछ मतलब एक लो प्रज्वलित होती है ना, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम आत्मचेतना या प्रेरणा, अंतःप्रेरणा, हम ये कुछ कर सकते थे, हम ऐसा कुछ करते थे, हम ये कर नहीं पा रहे और हम कर नहीं पाए। तो हो सकता है कि पूरा वैसा का वैसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो अभी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो जैसा आप करना चाहते हो अभी वैसा थोड़ा थोड़ा सा बुनते रहो, गुनते रहो, और अपने आप ने अपने विचारों को धुनते रहो। और सीधा सा है कि आपके सामने आपका लक्ष्य सामने आ जाएगा और आप पुनः उस रूप में मतलब सामने आ ही जाएंगे। सभी आपको पहचानने लगेंगे, मानने लगेंगे, और फिर आप अपने कर्मों से अपने कार्य को अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपने वर्तमान कार्य को करते हुए आप अपने आप में संतुष्टि प्राप्त कर लेते हो। तो मैं सोचती हूँ कि जो आपको संतोष धन मिल रहा है वो संतोष धन ही आपके जीवन में अपने आप में स्व प्रेरणा भी है, प्रेरणा भी है, और आप अपने जीवन को एक बोलते हैं कि ना बहुत मतलब दुख वाला समय रहा, अब आगे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। तो सब कुछ खत्म होता कभी नहीं है, हम खुद उसे खत्म कर देते हैं। तो वो खत्म ना हो तो आप आगे अपने आप को समझें, और समझेंगे तो साथ में ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे गम होते हैं दुनिया में, है ना। तो हम अपने से जो नीचे हैं उनके गम को देखेंगे तो हम अपने गम को थोड़ा सा कम समझेंगे। कुल मिलाकर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को, सखियों को, सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन में जिम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारियाँ तो निभानी है, लेकिन खुद को खो देना जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी खुद को खो देना जिम्मेदारी नहीं है और समझदारी भी नहीं है। और अगर आपके भीतर कोई कला है
तो वो ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार ही है और हम उस उपहार को फिर से तराशें, जो हमारी कला है उसको तराशें और उस कला को हम मरने ना दें। और धीरे धीरे जब हम उसको मरने नहीं देंगे और उसको तराशते रहेंगे तो अपने आप में एक हीरे के रूप में देदीप्यमान हो जाएगा। और हम अपने घर को जब हम खुश होंगे तो अपने घर को हम और अधिक खुशी दे पाएंगे, रोशनी दे पाएंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि हम मतलब स्वयं को जीते जी ना मारो, लेकिन खुशियाँ हैं उनको संभालो और संवारो। वाह मैडम, आपने कवि वाणी को अपना समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको भी वैसा बहुत बहुत धन्यवाद कि कवि वाणी ने कवि वाणी के द्वारा मैं अपनी रचनाओं को मतलब बता पाई। अपने अंदर जो एक जो सोई हुई कलम थी उसको मैं जगा पाई और अपनी कलम को रफ्तार दे पाई। इसके लिए मुझे आपका कवि वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद होगा जब वो मुझे मेरी कविताओं को, मेरी लेखनी को सराहेंगे और बताएंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, एक समय, एक अरसे के बाद मैं कुछ करने लगी हूँ। धन्यवाद।